इवनिंग एवरीवन। 14 फरवरी के न्यूज टुडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज 5 प्रमुख विषय हैं जिस पे हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में संक्षिप्तियों को डिस्कस करेंगे। जो प्रमुख विषय हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका, प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। 2-3 योजनाएं हैं जिसको मंजूरी दी गई है। आपको प्रीलिम्स में भी वो योजनाएं फैक्ट के रूप में 2-3 सवाल इन जनरल योजना का होता है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आंसर राइटिंग होगा उसमें यूज होगा। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें आप आंसर राइटिंग में उसको यूज कर सकते हो। तो आपके जो नोट्स होंगे उसमें वैल्यू एडिशन इससे कर लीजिएगा। दूसरा है कृषि अवसंरचना कोष। बड़ा ये भी जो आपका जीएस पेपर 3 है, जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमी सेक्शन, उसमें एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट जो सेक्शन है उसमें आप मेंस में इसको यूज कर सकते हो। लेकिन कृषि अवसंरचना कोष पे डायरेक्ट सवाल इन जनरल नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक पे पूछा जाता है। हाँ, प्रीलिम्स में इस पे सवाल बन सकता है, तो तैयार रहिएगा। उसके बाद है 3 आईज फ्रेमवर्क के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन। प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 आई फ्रेमवर्क बताया है। जो 3 आई फ्रेमवर्क हम लोग आज देखेंगे और ये पूरी तरीके से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जहां ग्रामीण विकास की बात आती है, खासकर इकोनॉमी, ये भी टॉपिक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 4 स्टार इसको दे दें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट इससे सवाल प्रीलिम्स में तो कम चांस है, लेकिन मेंस में वो जो 3 आई है, 3 आई क्या है, ये कीवर्ड के रूप में भी यूज हो सकता है कि 3 आई क्या है। फिर उस 3 आई के संदर्भ में जो डेटा है, जो फैक्ट है, जो योजना है, वो सब हम लोग मेंस में यूज करेंगे। उसके बाद बिराक आरडीआई कोष एक नया कोष है जो जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र में, बायो इकोनॉमी में क्या योगदान करेगा। साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको प्रीलिम्स में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस टेक में इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको डायरेक्ट बिराक आरडीआई ये सब कोष नहीं पूछा जाता, ये सब आपको मेंस में इस तरह के बायो इकोनॉमी पे सवाल आएगा, तो वहां पे इसको वैल्यू एडिशन में आप अपने नोट्स में जोड़ सकते हो। लास्ट है बड़े टॉपिक में स्वास्थ्य देखभाल में एआई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 स्टार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, स्वास्थ्य में एआई। आपसे जो मैंने एक बार क्लास में भी बताया कि पहले इंटरनेट का जब हम लोग तैयारी कर रहे थे उस समय पूछा जाता था इंटरनेट का क्या उपयोग हो सकता है स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में। अब वो आगे जाके फिर सोशल मीडिया और इस सब पे आ गया, लेकिन अब वो एआई पे आ गया है। और ये जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस में स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास, मानव संसाधन विकास, इस ये टॉपिक है, उससे संबंधित है। 5 स्टार सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी कुछ संक्षिप्तियां हैं, उसको भी देखेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन जनरल संक्षिप्तियां इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक हम लोग शुरुआत ही करते हैं 3 आईज जो टॉपिक था उसी से शुरू करते हैं। तो 3 आईज के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन, जिसमें 3 आई में क्या है, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट और इंक्लूजन। तो आपको याद रखना है कहीं पे अपना जो ग्रामीण विकास जो आपको इकोनॉमी का टॉपिक है, वहाँ पे ये 3 आईज जो मॉडल है प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसको लिखना कीवर्ड की तरह लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले है इंस्टीट्यूशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और लास्ट में आपका इंक्लूजन। अपने आप एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, तो इस संदर्भ में क्या देखा गया, तो एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि जो पिछले दशक में, मतलब पिछले 10 सालों में ग्रामीण विकास के लिए जो केंद्रीय बजट आवंटन, चूंकि बजट अभी पेश हुआ तो बजट के संदर्भ में काफी टॉपिक आपको जो उसमें उल्लेख हुआ धीरे धीरे न्यूज में भी पढ़ाया जा रहा है। तो केंद्रीय बजट आवंटन में
211% की वृद्धि हुई। ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय बजट जो आवंटन है पिछले 10 साल में 211% से वृद्धि हुई, जो बहुत बड़ा वृद्धि देखा जाता है। और दिखता भी है कि सरकार का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर बड़े स्तर पे है। और ये जो फोकस है आपको रिजल्ट इस रूप में देखने को मिल जाएगा। नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका काम दे रहा हूं कि एमपीआई में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें क्या क्या मापदंड हैं, क्या क्या मापदंड हैं, इंडिकेटर्स हैं, आपको बताना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा पिछले 10 साल का इतिहास रहा है। जो फेमस जो टॉपिक है, जो इंडिकेटर्स हैं, वो सब आपसे पूछ लिया जाता है। तो एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखिए 2005-6 में जहां ये 55% था, भारत की 55% आबादी, आधी से ज़्यादा आबादी बहुआयामी निर्धनता से गुजर रही थी, वही 2019-21 में ये 14.96% मतलब लगभग 15% पे रह गई। और आज ये 2022-23 में ये 11.5% के आसपास मात्र रह गई है, 11.5% से भी कम हो गई है। तो वो दिखता है कि सरकार का जो बड़े स्तर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे निवेश है, उसका रिजल्ट दिख रहा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में बहुआयामी निर्धनता काफ़ी हद तक नीचे हुआ है। इस चीज को ध्यान रखना है। ये आपको डेटा कभी प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, ये मेंस में यूज कर सकते हो डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं। दूसरी बात, एमपीआई में क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, एमपीआई में किस किस आधार पे एमपीआई निकाला जाता है, ये आपका होमवर्क है, तैयार कर लीजिए। जब खुद से तैयार करेंगे तो उससे कहीं पे नोट डाउन करेंगे, हमेशा याद रहता है। तो ये आपका होमवर्क है। अब देखिएगा कि सरकार ने जो बड़े स्तर पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो किस किस चीज़ों में सरकार का ध्यान है। तो इंस्टीट्यूशंस में सरकार का ध्यान बड़े स्तर पे है। कैसे? तो जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी कल्याण जो वितरण मॉडल है, उसमें सरकार ने भागीदारी को बड़ा महत्व दिया है। जो लोकल लेवल पर नागरिकों की भागीदारी को बड़ा महत्व दिया है। जैसे जल जीवन मिशन में पंचायतों को बड़ा रोल है, स्वयं सहायता समूह को बड़ा रोल है। तो ये सहभागिता बढ़ा के आज इसका जो सक्सेस है, लगभग 100% गाँव में अब पेयजल की उपलब्धता, हर जल जो आपका जल जीवन मिशन के तहत पेयजल नल के माध्यम से हर गांव में अब वो उपलब्धता लगभग 100% हो गई है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो कम्युनिटी बेस्ड सरकार काम कर रही है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रही है उस योजना के क्रियान्वयन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसी को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच अपने आंसर राइटिंग में कीवर्ड में, ये तो आप एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है ये बॉटम अप अप्रोच का, और साथ में आप इसको जरूर ऐड कीजिएगा। मैं एक चीज और यहाँ पे रुकना चाहता हूँ और आपको एक मजेदार चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप गवर्नेंस पढ़ेंगे, ये गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब आप गवर्नेंस पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ते हो गुड गवर्नेंस, सुशासन, सुशासन। अब ये सुशासन की जो विशेषताएं हैं उसको याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ है 8 विशेषताएं, वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ है 8 विशेषताएं, जिसको शॉर्ट में मैं कहता हूं पैक्ट रीफ। पैक्ट रीफ जो शब्द है ये कहीं आप लिख नहीं पाओगे, याद रखना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, पैक्ट रीफ, पैक्ट रीफ।
अब इस पैक्ट रीफ में 8 कौन कौन से शब्द हैं? P फॉर पार्टिसिपेटरी। आप ऑब्वियसली, जब मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, मैं आपको कुछ हिंट देना चाह रहा हूं, तो आप इस गूगल करके भी ये 8 फॉर्म लिख सकते हो, बहुत फेमस है। A फॉर अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी मतलब जन भागीदारी हो, भागीदारी पूर्ण हो। A फॉर अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता हो। C फॉर कंसेंसस ओरिएंटेड मतलब आम सहमति हो। T फॉर ट्रांसपेरेंट जो शासन व्यवस्था पारदर्शी हो। R फॉर रिस्पॉन्सिव मतलब अनुक्रियाशील हो। E फॉर इफेक्टिव एंड इक्विटेबल मतलब प्रभावी और कुशल हो। E फॉर, यहाँ इफेक्टिव, यहाँ इसका मतलब है इफेक्टिव। अच्छा, ये ई फॉर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव मतलब समता मूलक हो, समावेशी हो। और एफ फॉर फॉलोज द रूल ऑफ लॉ जो विधि के शासन को पालन करता है। तो इस प्रकार से देखिए, जो 8 विशेषताएं हैं आपको एक शीट में लिखना है। मेंस प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछे, मेंस में जगह जगह आप इस 8 में से 4 वर्ड उठा के आंसर को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो आप इसका नोट्स बना लेना है और यहां लिख लीजिए, रट जाना है, रट जाना है। हर साल 1 या 2 आंसर में आपको इस पैक्ट रीफ का यूज हो जाएगा। ये 8 जो विशेषताएं हैं उसको रट जाना है। तो अब जरा देखिए, यहाँ P फॉर पार्टिसिपेटरी है। जरा देखिए, सरकार ने जो पहल किया ये क्या है? भागीदारी को बढ़ा रहा है सरकार, मतलब गुड गवर्नेंस का एक जो विशेषता है भागीदारी पूर्ण, उसको बढ़ा रहा है। इसके लिए सरकार ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व किया है और साथ में स्वयं सहायता समूह को इन्वॉल्व किया है। उसके बाद जो अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सामुदायिक संस्थाओं का उपयोग किया गया है, जैसे छात्रों को जमीनी स्तर पर शासन से परिचित कराने के लिए मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन। ये सब मेंस में आपके कीवर्ड्स में आ जाएंगे। फिर DNRLM, जिसको दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसको DNRLM बोलिए। उसमें महिला नेतृत्व वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप को बड़ा महत्व दिया गया है। 5 करोड़ से आसपास महिलाओं को यहाँ मोबिलाइज किया गया है DNRLM में। पंचायतों को मजबूत करने का प्रयास किया गया है बॉटम अप अप्रोच के तहत, जिसमें 16वें वित्त आयोग के तहत इनका जो राजकोषीय अंतरण है उसमें 85% की वृद्धि हुई है। याद रखिए, जो वित्त आयोग है, फिनांस कमीशन भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत क्या है? संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर या जब उसको आवश्यकता हो तो वित्त आयोग का गठन कर सकता है। यहाँ प्रीलिम्स में फंसाएगा क्या? इन जनरल बच्चों को लगता है कि वित्त आयोग लाया ही जाता है कि केंद्र से राज्य को कितना अंतरण मतलब पैसा मिलेगा और विभिन्न राज्यों में वो कैसे वितरित होगा, बस यही। लेकिन अच्छा, मूल रूप से तो इसलिए बनाया गया है, लेकिन ये इसमें जो केंद्र से और विभिन्न राज्यों से पंचायत स्थानीय निकाय को कितना पैसा मिलेगा उस संदर्भ में भी रिकमेंडेशन हर वित्त आयोग देता है। तो वही वित्त आयोग ने 16वें वित्त आयोग ने जो राजकोषीय अंतरण है स्थानीय निकाय को, खासकर पंचायतों को, उसमें 85% की बढ़ोतरी की है, जो बहुत बड़ी बात है ना। तो इससे जो निचली स्तर की सरकार है वो मजबूत होगी। और पंचायतों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पहले से चल रहा है, जो पंचायतों का क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है और साथ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। तो भागीदार जो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया वो आपने देखा। अब इन्वेस्टमेंट को देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, इसमें ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को बड़ा महत्व दिया है और बजट आवंटन में खूब सारा वृद्धि किया है। तो ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए सरकार ने काफी प्रयास किया है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको समावेशन, इंक्लूजन।
ये ग्रामीण विकास को समावेशी बनाने के लिए, सभी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सभी समुदाय तक वो विकास के अवसर पहुंचे, इसलिए सरकार ने आर्थिक समावेशन का बड़ा इस पे काम किया है, जिसमें पहले जो मनरेगा कार्यक्रम था, अब उसका नाम बदल के विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जो जिसमें 100 दिन की पहले गारंटी थी रोजगार की, अब 125 दिन की गारंटी कर दी गई है और उसको एसेट क्रिएशन के साथ, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना के क्रिएशन के साथ जोड़ दिया गया है। जो बाजार समावेशन में देखिए, लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, ये डे एनआरएलएम में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, उन्हीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाएं, इसीलिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, तो उसको लखपति दीदी बोलते हैं। तो इसके समर्थन के लिए सरकार ने शी मार्ट का कॉन्सेप्ट लाया है। इसमें जो लखपति दीदी, जो महिलाएं जो कुछ उद्यमिता करती हैं, रिटेल में खुदरा में कुछ सामान बेचना चाहती हैं, तो शी मार्ट के सहायता से वो बेच सकती हैं। उसके बाद डिजिटल अधिकार में देखिए, स्वामित्व योजना आपको पता है, ड्रोन मैपिंग के सहायता से और नमो ड्रोन दीदी जैसी परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को उनकी संपत्ति का डिजिटल लेखा जोखा मिलता है। डिजिटल महिला लोगों को संपत्ति का अधिकार लोगों को सुनिश्चित हो पाता है। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। तो आप देखेंगे जो 3I था, जिसमें इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट और इंक्लूजन पे बड़ा महत्व दिया गया है। ये सब पॉइंट्स को शॉर्ट में लिख लेना, कहीं प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा। मेंस के आंसर राइटिंग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए सरकार का क्या दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण का नाम है 3I दृष्टिकोण। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे कुछ मिसिंग भी है, जैसे जो यूपीआई का जो कॉन्सेप्ट आया कोविड के बाद, तो बड़े स्तर पे, कोविड के पहले आया तो यूपीआई का कॉन्सेप्ट, जब नोटबंदी हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, उस समय आया था। तो उसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा अच्छे से प्रभावित कर रहा है, सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। अब जो डिजिटल समावेशन हुआ है, जिस कारण से लोग आसानी से पैसे का लेन देन कर पा रहे हैं, तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, प्रधानमंत्री ने महिलाओं, युवाओं और सुविध नागरिकों के लिए प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। अब भैया कौन कौन सा योजना है वो देख लें। तो पहले जैसे है कि पीएम राहत योजना, नाम प्रीलिम से पूछ सकता है पीएम राहत क्या है। तो ये सड़क दुर्घटना के बाद उपचार के लिए समग्र कार्रवाई हेतु ये योजना है। किसी व्यक्ति का सड़क दुर्घटना हो जाता है और वो पैसे के कारण इलाज नहीं कर पाता है, तो जिसका उस मौत को रुकना, दुर्घटना पीड़ितों को इलाज के खर्च को कवर करना, इसमें 1.5 लाख रुपए तक का नगद रहित राहत या उपचार, नगद रहित पैसा दिया जाता है, मतलब कैशलेस पैसा मिलेगा और वहां उपचार कराइए, 1.5 लाख रुपए तक सरकार देगी। इसी प्रकार से लखपति दीदी जो पहले हम आपको बताए थे, उसको संशोधित किया गया है, उसके लक्ष्य को संशोधित किया गया है। पहले क्या था कि 2027 तक 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, मतलब 3 करोड़ महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उनका वार्षिक इनकम मिनिमम 1 लाख रुपए करना, वो हम लोग समय के पहले प्राप्त कर चुके हैं। अब टारगेट कर दिया गया है 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी, मतलब लक्ष्य को दुगुना कर दिया गया है। तो बड़ा अच्छा ये देखा जा रहा है, लैंगिक समावेशन में, अर्थव्यवस्था में लैंगिक भागीदारी में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है लखपति दीदी। इस स्कीम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप गवर्नेंस में आप यूज कर सकते हैं, जहां गवर्नेंस में सिलेबस देखिएगा विकास प्रक्रिया एवं विकास उद्योग, जहां एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ना होता है गवर्नेंस में, इसलिए बार बार सिलेबस जाके देखिए। वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
वहां आंसर राइटिंग में लखपति दीदी और इस सब का उल्लेख कर सकते हो। तो इस लखपति दीदी का जो उद्देश्य है वो कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, बाजार पहुंच के माध्यम से जो ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी महिलाओं को गरीबी से बाहर निकालना, उनकी आजीविका में विविधता लाना, इसमें छोटे उद्यम चलाना या पशुधन प्रबंधन करना, ये सब टारगेट है। एक लखपति दीदी कौन है? जिसका वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य है जिसका वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए से अधिक हो। लखपति दीदी जो स्कीम है अलग से कोई स्कीम नहीं है, ये DNRLM के तहत ही इसको शुरुआत किया गया है। कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। बहुत बार मंत्रालय आपसे पूछा जाता है। अब देखिए, तो महिलाओं के लिए एक तो मैंने स्कीम बता दी है। अब ये युवाओं के लिए स्कीम स्टार्टअप्स के संदर्भ में स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड्स 2.0 जिसको FFS स्कीम कहते हैं, इसमें 10 करोड़ रुपए के आरंभिक कोष के साथ इसको मंजूरी दी गई है। फंड्स ऑफ फंड्स, इसमें बजट 2025-26 में इसकी घोषणा हुई और इसका मुख्य उद्देश्य जो मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं उस पे केंद्रित है और उनको दीर्घकालिक वित्त पोषण करना इसका लक्ष्य है। अब FFS के बारे में देखेंगे। यह स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत उद्योग इसको देखिए, ये जो विभाग है DPIIT, ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय के वाणिज्य मंत्रालय के तहत यह विभाग है। कौन सा? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, उसी का पहल है। इसका प्रबंधन कौन कर रहा है? CDB कर रहा है और AIF का समर्थन इसको मिला हुआ है। स्टार्टअप्स में निवेश करता है और घरेलू जोखिम पूंजी तक पहुंच को बढ़ाता है। बेसिकली स्टार्टअप में निवेश करने के लिए ये फंड बनाई गई है। उसके अलावा सरकार का कृषि अवसंरचना कोष, इसके अलावा एक सेकंड देंगे, हाँ, कृषि अवसंरचना कोष पे जो लक्ष्य है उसको दोगुना कर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री ने जो कृषि अवसंरचना कोष का जो ऋण लक्ष्य है 1 लाख करोड़ को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है 2 लाख करोड़। इसका उद्देश्य है कि भारत की संपूर्ण कृषि मुख्य श्रृंखला को मजबूत करना। तो कृषि अवसंरचना कोष के टारगेट को, नेक्स्ट टॉपिक है, दोगुना कर दिया गया है। इसके टारगेट को 1 लाख करोड़ का पहले टारगेट था, उसको 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसका कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य क्या है? इसका औचित्य क्या है? क्यों सरकार का इतना फोकस है कि इस कोष में जो टारगेट था ऋण का लक्ष्य 1 लाख करोड़, उसको 2 लाख करोड़ कर दिया है? तो समझ जाइए कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत ज्यादा कृषि पे निर्भर है। अभी भी आपका 45 से 50% आबादी कृषि पे निर्भर है। तो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि पे बहुत ज्यादा निर्भर है। जो और जितने लोग निर्भर हैं उसमें 80 to 90% जो किसान हैं वो लघु एवं सीमांत किसान हैं, जिस कारण से उनको भूमि का साइज उनके पास ज़्यादा नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि ऐसा काम कर सकते हैं, वो फोकस कर सकते हैं जहाँ भूमि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, जैसे पशुपालन, उसमें भूमि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है ना। जैसे कि गोदाम बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, इसमें भूमि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो सरकार का पूरा फोकस है कि भाई लघु एवं सीमांत किसान को भी फायदा पहुंचे और फसल कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसमें कृषि उपज में कटाई के बाद होने वाली बर्बादी का उच्च स्तर उसको कम करने के लिए सरकार ये कृषि अवसंरचना कोष पे फोकस कर रही है। इसमें लाभार्थी कौन कौन होगा? किसान होगा, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां होंगी, किसान उत्पादक समूह होगा, स्वयं सहायता समूह होगा और सरकारी एजेंसी में APMCs होगा। ये
इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिस पे फोकस किया जाएगा, इस फंड को मुहैया कराया जाएगा। कटाई के बाद प्रबंधन परियोजना, जिसमें गोदाम बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना, शीत भंडारण हो या राइपनिंग ये चैम्बर हो जहां फल आदि को पकाने का कक्ष होता है। जो स्मार्ट और परिशुद्ध जो प्रिसीजन कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो अवसंरचना का निर्माण करना, जैसे कि ड्रोन हो, टेक्नोलॉजी हो, सेंसर हो, एआई हो, इस सब में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और हैवी फंड की आवश्यकता है। तो एआईएफ का जो फोकस है मुख्य रूप से कृषि अवसंरचना पे निर्भर है और खासकर फसल की कटाई के बाद का जो रोल है, जहां फसल बर्बादी को कम करना है, उस पे बहुत ज्यादा फोकस है। कृषि अवसंरचना कोष, तो इस पर इस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहीं नहीं पूछेगा। क्या है? फसल कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, अवसंरचना का निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण, जैसे एआई है, सेंसर्स है, इन सब प्रिसीजन फार्मिंग है, इन सब के लिए जो अवसंरचना चाहिए उसके निर्माण के लिए जो व्यवहार परियोजना है उसमें निवेश करना, और जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म नहीं, कौन सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, वहां पे ब्याज छूट देना और क्रेडिट गारंटी की सहायता देना। यह भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची के विषय पे राज्य अपना योजना बनाएगा, लेकिन केंद्र भी योजना बनाता है। दो तरह की योजना बनाता है। ऐसे तो केंद्र सूची के विषय पे बनाती, संघ सूची के विषय पे, जो भी संघ सूची के विषय पे बनाएगा केंद्र कोई योजना, तो वो केंद्रीय क्षेत्रक योजना होगा, याद रखिएगा, क्योंकि राज्य को कोई मतलब नहीं है, भैया आपका सूची है पैसा दो। लेकिन बहुत बार इन जनरल राज्य के पास फंड ज्यादा नहीं होता है, तो केंद्र सरकार राज्य सूची, समवर्ती सूची वाले विषय पे भी केंद्रीय क्षेत्रक योजना बनाती है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना का मतलब है 100% जो इसका पैसा है कौन देगा? केंद्र देगा, राज्य को नहीं देगा, राज्य को देना नहीं होगा। यही केंद्र प्रायोजित योजना होता तो 60% केंद्र, वो तो रेशियो डिफाइन होता है, लेकिन इन जनरल 60% केंद्र और 40% राज्य को देना होता है। जो आपको नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं या फिर और जो राज्य हैं जैसे कि पहाड़ी राज्य, तो उन सब में 90-10 का रेशियो होता है, 90% केंद्र देता है। इसकी कार्य अवधि 2010 साल के लिए 20 से 29 तक। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि इस योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान 2 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण टोटल प्रदान करेगा 10 साल में, और 2 करोड़ रुपए तक का ऋण को क्रेडिट गारंटी सरकार देगी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में कृषि अवसंरचना के विकास के लिए और भी पहले से स्कीम चल रही है, जैसे कृषि विपणन अवसंरचना एएमआई, जिसमें ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के लिए मिशन शुरू किया गया है। इसमें उत्तर पूर्व में जैविक क्लस्टर्स पे ये केंद्रित है। उत्तर पूर्व को जैविक क्षेत्र, भारत जैविक कृषि का हब बनाना चाह रहा है, क्योंकि वो पोटेंशियल भी है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में सिक्किम जो है पहला राज्य है जो जैविक कृषि, पूरी तरीके से जैविक कृषि करता है। तो भारत, उधर जनसंख्या कम है, भारत कर भी सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट पे पूरा जैविक कृषि पे फोकस है। उसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो मछली पालन जो है उस पे अवसंरचना निर्माण के लिए सरकार फोकस है, जिसमें 22 मिलियन मीट्रिक टन। अब ये सब डेटा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सरकार का जो टारगेट है कि निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना, वैश्विक रूप में हम एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनना चाहते हैं मत्स्य पालन के निर्यात में। सूक्ष्म सिंचाई कोष, जिसमें जो माइक्रो इरिगेशन कवरेज को बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। तो सरकार पहले से काफी स्कीम चला रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण का कायाकल्प। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ ऐसे सरकारी पहल है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है योजना के रूप में, उसको भी मैं वहां पे बताऊंगा। लेकिन एआई का यूज स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या किया जा सकता है,
इसको हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस आपका एक सब्जेक्ट है। सबसे पहले पॉलिटी है, फिर गवर्नेंस है, फिर जो सोशल जस्टिस है, फिर आईआर है। सोशल जस्टिस एक सब्जेक्ट है जिसमें एक चैप्टर है शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास। उससे संबंधित ये पहल है, उससे संबंधित ये आपको टॉपिक है। अब है स्वास्थ्य सेवा में एआई की क्या भूमिका हो सकती है। तो देखिए, रोगों के प्रबंधन और उसके निदान में अब जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अगर कुछ बीमार पड़ गए, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उस सिम्टम्स को एआई पे डालिए और उस एआई के माध्यम से वो पूरा बता देगा कि भाई क्या दिक्कत है, अच्छे से डायग्नोसिस कर देगा। तो उसी में एक एग्जांपल है, जैसे कि डायबिटीज संबंधी जो रेटिनल स्क्रीनिंग के लिए मधुनेत्र एआई बनाया गया है कि आंखों का वो स्कैन करके बता देगा डायबिटीज क्या है, कितना इसका डेंजर है, कितना दिक्कत है। तो एआई के माध्यम से जो मशीन बनाए जा रहे हैं वो मशीन आपके आंख के जो रेटिना है उसको स्कैन कर लेगा, या फिर आपके टेम्परेचर, आपके हार्ट बीट, इस सब को स्कैन करके और उसके आधार पे आपको रोग बताएगा, उसके उपचार भी बताएगा। भारत जैसे देश में जहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, जहाँ ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ की कमी है, एचआरएच बोलते हैं उसको, और सघन आबादी है, निर्धन आबादी है, वहाँ पे एआई जो अब धीरे धीरे सस्ती होती जा रही है, उस तकनीक के माध्यम से बड़े स्तर पे इलाज हो सकता है। जो टेलीमेडिसिन है, रिमोट मॉनिटरिंग है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पे बड़े डॉक्टर्स जाने नहीं चाहते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके लोग जाएंगे और दूर से ही, दिल्ली में बैठ के ही, मुंबई में बैठ के ही डॉक्टर एआई के हेल्प से वहाँ उसका प्रिसीजन तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं दूर से ही। तो उस व्यक्ति को भी दिल्ली नहीं आना पड़ा और इस डॉक्टर को भी दिल्ली जाना नहीं पड़ा। इसी को टेलीमेडिसिन बोलते हैं। तो एआई ग्रामीण और अल्प सेवित क्षेत्रों तक चिकित्सा आसान कर सकती है, जैसे ई संजीवनी। अब ये सब मेंस में यूज होगा, याद रखिए, ये सब मेंस में बड़ा यूज होगा। ई संजीवनी यह एआई आधारित विभेदक निदान सिफारिशें प्रस्तुत करता है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि भाई ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस डीडीएक्स क्या होता है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके रोगी के लक्षणों के आधार पर संभावित बीमारियों की सूची दी जा सकती है। मतलब जो उसके लक्षण हैं उस हिसाब से बोल देगा कि भाई ये 2 या 3 बीमारी इसको हो सकता है। अब डॉक्टर जब देखने जाएगा तो उसके दिमाग में क्लियर हो गया कि 2 या 3 में से कोई बीमारी है, उसी अनुरूप फिर टेस्ट कराएगा और उसको आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि डॉक्टर 10 प्रकार के टेस्ट कराता है, उसका खर्चा बहुत होता है रोगी का, प्लस बहुत बार डॉक्टर भी उस काबिल नहीं होता है। तो एआई उस गैप को भर देगा और लोगों के आउट ऑफ पॉकेट खर्च, खासकर टेस्टिंग में, उसको कम करेगा। जो बड़े स्तर पे लोक स्वास्थ्य की निगरानी करनी है तो वहां पे बड़ी आबादी का स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारक का निगरानी एआई तंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे कि एआई राष्ट्रीय डिजिटल समाचार स्रोतों में लक्षणों के समूह, जैसे कोई रहस्यमय बुखार है, कोई ऐसा बुखार आ गया लोगों को जिसमें सरकार को भी नहीं पता है क्या चल रहा है, तो एआई के माध्यम से लोगों को एक साथ निगरानी कर सकता है, उसके डेटा को एक साथ ला सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। इससे जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको उसका डायग्नोसिस करने में सहायता मिलेगा, उसके उपचार करने में सहायता मिलेगा, और एपिडेमिक टाइप का जो बड़े स्तर पे फैलता है उसको रोकने में सहायता एआई कर सकता है। ये प्रशासनिक दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगा सकता है। या अब जरा सोचिए कि जो एकाडॉक या स्नो एआई है, ये उपकरण रोगी के रिकॉर्ड को सारांशित करने के लिए सारांशित कर सकते हैं। मतलब रोगी का जितना रिकॉर्ड है उसको एक साथ ला सकता है और सिंपल रूप से उसको सरलीकृत कर सकता है ताकि डॉक्टर आसानी से पढ़ सके। कोई बिहार के समस्तीपुर से
एम्स आता है दिल्ली में तो इतना सारा कागज रखे हुए हैं, डॉक्टर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो एक एक कागज पढ़े। तो ये सारा डेटा को एआई अच्छे से सरलीकृत कर सकता है, इसको आगे डॉक्टर को बहुत आसानी होगा। लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। अब क्या चुनौती है जरा समझिए। एआई मतलब डिजिटल स्पेस में आप अपना डेटा दे रहे हो और आपकी जो बीमारी है वो आपका निजी डेटा है, तो बड़ा जो डर है इस चीज का कि जो लोगों की निजता का उल्लंघन होने का बड़ा डर है। अब जरा सोचिए कि किसी व्यक्ति को एचआईवी है और इस चीज को उसका हक है कि पब्लिक को ना बताए, है ना। अब ये अगर उसका डेटा लीक हो जाता है तो इस कारण से क्या होगा कि सब लोग उसके साथ अस्पृश्यता जैसे व्यवहार करेंगे, है ना। जबकि एचआईवी छूने साथ में खाने से नहीं फैलता है, लेकिन आप लोगों की प्रवृत्ति जानते हैं। तो उसके साथ बड़े स्तर पे अन्याय और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होगा। दूसरी बात कि इसमें जो डेटा को फीड कर रहा है तो इन जनरल समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग होता है, जो जिसकी जनसंख्या बड़ी कम है, जो बहुत पिछड़ा है, उसके खिलाफ उसके लिए जो पूर्वाग्रह वाले डेटा हैं वो भी उसमें फीड हो जाएंगे। तो जो आगे डर है कि एआई पूर्वाग्रह रहित नहीं पूर्वाग्रह युक्त हो जाएगा, तो जो आम जीवन में उस समुदाय को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, भेदभाव झेलना पड़ता है, एआई भी वो डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो समाज में वो डिस्क्रिमिनेशन व्याप्त रह जाएगा, वो डिस्क्रिमिनेशन संस्थागत रह जाएगा। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड बड़े स्तर पे है। एआई का यूज कौन कर पा रहा है? जिसके पास एक तो भाई स्मार्टफोन हो या लैपटॉप हो या आईपैड हो, एक तो ये, तो एक जो उपकरण का डिवाइड है। दूसरा बात इसका भाई महंगा है, तो जिसके पास पैसा है, साथ में जो पढ़ा लिखा है, जो युवा वर्ग है, तो एक डिजिटल डिवाइड पहले से व्याप्त है। वो एआई डिवाइड भी अब समाज में जब व्याप्त होगा तो एक्चुअल जिन लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको फायदा पहुंचाना है वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो डिजिटल डिवाइड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सरकार का एआई को लेके पहले से भी देखभाल में एआई की कुछ पहल है। प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछेगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नोट्स में शामिल होना चाहिए, आपके नोट्स में शामिल होना चाहिए। गजब का केस स्टडी है ये, 3 एग्जाम्पल हैं, आपको जस का तस नोट्स में शामिल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके आंसर में अगर लिख दिया तो 1 नंबर उस क्वेश्चन उस आंसर में बढ़ जाएगा, ये मामूली बात नहीं है। टीबी के प्रबंधन में प्रतिकूल परिणाम का पूर्वानुमान लगाने में एआई ने क्या किया कि उन मरीजों की पहचान करता है जिसमें उपचार शुरू होते ही उपचार विफल होने का उच्च जोखिम होता है। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रतिकूल परिणाम थे उसमें 27% की गिरावट देखी गई, जो एक क्रांतिकारी डेटा है। तो टीबी के इलाज में सरकार ये एआई का उपयोग कर रही है। बड़ा शानदार है कि जो पारंपरिक चिकित्सा है, जो आयुष जिसको बोलते हैं, उसमें एआई को मिश्रित किया गया, एआई का हेल्प लिया गया। तो उसमें प्रकृति, शरीर के प्रकार और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर रोग के संकेतकों की पहचान करने के लिए एआई का उपयोग किया गया। और इसमें डब्ल्यूएचओ ने भी सरकार मान्यता दिया है। इस डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर सरकार इस पे काम कर रही है। तो देखिए इतने सारे प्राचीन ग्रंथ हैं, किसमें क्या लिखा है आपको नहीं पता। और ये आपको पता है सबसे ज्यादा जो ठगी होता है हमारे समाज में, मतलब चिकित्सा में, वो आयुष के संदर्भ में। किसी को डिग्री नहीं है, कुछ नहीं, सब उपचार करते रहते हैं। तो बेस्ट है एआई के हेल्प से इस डेटा का, जो प्राचीन ग्रंथ में जो इतने सारे बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, उनका उपयोग करके बड़े से बड़े रोग का उपचार हो सकता है। कैंसर देखभाल के लिए इमेजिंग बायो बैंक बनाया गया, जिसमें नीति आयोग का कहना है कि 20,000 प्लस कैंसर रोगियों का प्रोफाइल का डेटा बेस नीति आयोग बना रहा है। 20,000 कैंसर रोगियों का प्रोफाइल। इससे क्या होगा, जो शोधकर्ता हैं उनको कैंसर का शीघ्र पता लगाने, प्रबंधन करने में और उस सटीक एआई टूल विकसित करने में कैंसर के उपचार के लिए सहायता मिलेगी। तो सरकार, नीति आयोग पहले से कर रही है।
तो इसमें ये तीनों एग्जाम्पल में कहीं प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य क्या पहल है भाई, एम्स और जो पीजीआई चंडीगढ़ है, एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्वास्थ्य क्षेत्र में बनाया गया है। आईसीएमआर ने नैतिक दिशा निर्देश 2023 में जारी किया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भाई निजता को थोड़ा ध्यान रखा जाए। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के लिए स्वास्थ्य देखभाल में एआई हेतु रणनीति, जिसको सही नाम दिया गया है, उसको भी जारी किया गया है। तो ये सब इसमें अन्य पहले हैं, तो कहीं प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, अच्छा विश्लेषण है, तो आप उसको यूज अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। अब बड़े टॉपिक में 5वें टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है आरडीआई पहल के तहत बिराक आरडीआई कोष की राष्ट्रीय घोषणा की गई। क्या है जरा देखें इसको। तो जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी को गति प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ की जो आरडीआई का मतलब रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, तो इस पहल के तहत 2000 करोड़ के प्रथम बिराक आरडीआई कोष की घोषणा की गई। तो जरा इसको देखें कि भाई बिराक आरडीआई कोष क्या है। पहले बिराक क्या है, आरडीआई तो समझ गया, रिसर्च डेवलपमेंट एंड आपको इनोवेशन है। बिराक क्या है, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, इसको बिराक कहते हैं। 2025 में एएनआरएफ के तहत आरंभ किया गया था इस कोष को। इसका संचालन कौन कर रहा है, डीएसटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसका संचालन कर रहा है। इसका फोकस क्या है कि देखिए, जो प्रयोगशाला में आप रिसर्च करते हो, उस रिसर्च का यूज क्या इंडस्ट्री कर पाती है। बहुत बार ऐसे रिसर्च होते हैं जिसको इंडस्ट्री नहीं कर पाती है। जैसे प्रयोगशाला में, जैसे कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो प्रयोगशाला में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अच्छे भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो ज़मीन पे किसान नहीं कर पाते हैं। तो उसको बोलते हैं लैब टू लैंड का गैप है। ये बड़ा दिक्कत वाली बात होती है, लैब से लैंड तक कैसे पहुंचाएंगे। उसी प्रकार से बायोटेक टेक्नोलॉजी में लैब टू इंडस्ट्री कैसे पहुंचाएंगे, इसका फोकस इस कोष के माध्यम से किया गया है। इसमें जो दीर्घकालिक ऋण का फोकस है कि भाई, क्योंकि रिजल्ट आने में समय लगता है, कोष का जो प्रबंधन है बिराक कर रहा है। बिराक क्या है, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। यह बायो ई3 नीति का पूरक है। बायो ई3 नीति क्या है, ये भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायो ई3 नीति जो है आपका, यहाँ देखिए, ई3 इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए बायोटेक, इसी को बायो ई3 कहते हैं। ये सब कीवर्ड है जिसको आप उपयोग अपने आंसर में कर सकते हो। अब आरडीआई अनुसंधान विकास और नवाचार योजना क्या है। ये भी केंद्र सरकार की योजना है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। अब ये सब आपको फंड वन जानने की आवश्यकता नहीं है, कहीं नहीं पूछेगा। इसमें इसका उद्देश्य है कि भाई आधुनिक अनुसंधान में, खासकर बायोटेक में, निजी क्षेत्र की भागीदारी को पहुंचाना। इसमें जो डीप टेक है, बायोटेक है, एआई है, इस तरह के प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना। आपको ये समझना है कि भारत में जो जैव अर्थव्यवस्था है, बायोटेक जो बायो इकोनॉमी है, उसका लेवल क्या है। 2014 में ये $10 बिलियन की इकोनॉमी थी। बड़ा शानदार न्यूज़ है कि 24 में 16 गुना ज़्यादा बढ़ा है, और हमारा टारगेट है, जो लग रहा है, संभावना है 2030 तक ये दुगुना के आसपास $300 बिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। इंडियन ग्रोथ के साथ बड़ा तेज़ी से ये ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए सरकार ने इतना ज़्यादा फंड इस क्षेत्र में दिया है। सरकार का और क्या पहल है बायोटेक, बायो इकोनॉमी में। बायो ई3 जो आपको बताया कि भाई बायोटेक जो है, बायोटेक फॉर इकोनॉमी,
इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत को एक जैव प्रौद्योगिकी का पावर हाउस दुनिया में बनाना। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, इसमें इंडस्ट्री और एकेडमिया को सहयोग बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है। बायोटेक किसान, इसमें बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, इसमें जो कृषि नवाचार और वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से किसान को सशक्त करना, ये इसका टारगेट है। तो ये सब सरकार का अलग से पहल है। अब हम लोग जो संक्षिप्त न्यूज हैं, छोटे न्यूज हैं, उसको देखेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें पहला न्यूज है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा। प्रीलिम्स में पूछ सकता है अपेडा क्या है, नाम ही क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, याद रखना, निर्यात विकास प्राधिकरण, निर्यात शब्द है। अपेडा का 40वां स्थापना दिवस है, इसलिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। अपेडा का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली। इसको अपेडा अधिनियम 1985 के तहत वैधानिक या सांविधिक दर्जा दिया गया है। अब देखिए, ये कृषि और उसके उत्पाद के निर्यात के संदर्भ में है। प्रीलिम्स में यहाँ फंसाता है, बोलेगा ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये एक संस्था है, गलत हो जाएगा। क्योंकि निर्यात की बात है तो अपने आप वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह एक संस्था है, तो ये मंत्रालय को याद करना बड़ा आवश्यक है। इसमें कार्य क्या है इसका? प्रमाणन निकायों को मान्यता देना और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करना, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना और मांस उत्पादों का संरक्षण, मतलब मांस उत्पादों का निरीक्षण और उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा देना। क्योंकि मांस उत्पाद में बहुत बार क्या होता है कि भारत बहुत ज़्यादा दवा का यूज करता है, किसान बड़े स्तर पे दवा का यूज करते हैं, जिस कारण से यूरोपीय देश, पश्चिमी देश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बहुत WTO के जो नियम है उसके तहत बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न करता है, वहाँ हम निर्यात नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये महत्वपूर्ण पहल और क्या है इस संदर्भ में? तो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, इसके तहत जैविक उत्पाद के लिए मानक तय किया जाता है। भारतीय प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका उद्देश्य क्या है? कृषि खाद्य और कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को सशक्त करना। प्रीलिम्स से पूछ देगा भारतीय क्या है, तो ये कृषि स्टार्टअप्स के संबंध में है। फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल, ये 24/7 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें कृषि उत्पादक जो संस्था है, संगठन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सहकारिता है, ये निर्यातक जो अपने सेकेंड पार्टी हैं, निर्यातक जिसको निर्यात करने वाले हैं, जो उनके सामान को, माफ़ कीजिएगा, निर्यात करने वाले हैं, उस पोर्टल से जुड़ जाते हैं। तो ये इसका सरकार का पहल है। अगला टॉपिक है अर्बन चैलेंज फंड, UCF, अर्बन चैलेंज फंड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी है। ये फंड है क्या? तो इसमें शहरों के विकास के केंद्र के रूप में विकसित, मतलब ये फंड 1 लाख करोड़ बेसिकली अर्बन लोकल बॉडी को दिया जाएगा, जो शहर के अवसंरचना में काफ़ी विकास करेगा, ताकि शहर को ग्रोथ हब्स के रूप में डेवलप किया जाए। ये शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास करेगा, जल और स्वच्छता पे काफ़ी फोकस रहेगा। इसमें अर्बन चैलेंज फंड में एक कंडीशन है कि ये किसी भी जो परियोजना है उसकी कुल लागत का मैक्सिमम 25% का ही वित्त पोषण करेगा। कोई भी जो परियोजना है शहर में, उसके मैक्सिमम 25% का वित्त पोषण करेगा। वो भी तब जब वो परियोजना कम से कम 50% अपना वित्त पोषण मार्केट से ला रहा है, बाजार से ला रहा है, चाहे वो नगर निकाय बॉन्ड हो, चाहे बैंक ऋण हो, या PPP हो। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से पैसा लाए, तो मिनिमम 50% तो उसको लाना है। कहाँ से? बाजार से, मार्केट से। और 25% मैक्सिमम सरकार दे देगी, तो बचा हुआ 25% उसका अपना पैसा होगा।
तो ये प्रीलिम्स मेंस में कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछेगा अर्बन चैलेंज फंड, उसके कंडीशन, यही चीज इंपॉर्टेंट, यही चीज इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में ये कंडीशन पूछ देगा, है ना। उसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछेगा आप, लेकिन ये मेंस में आपको पॉलिटी में जहां इलेक्टोरल रिफॉर्म पढ़ना है, उसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट का एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक बहुत बड़ी एनजीओ है जो देश में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा काम करती है। ये हमारे सांसदों में कितने सांसद पे एडीआर का रिपोर्ट आया है कि 46% जो नई लोकसभा 2024 में गठन हुआ, उसमें 46% सांसदों पे अपराध मतलब अपराध के केस दर्ज हैं। तो ये सब डेटा एडीआर देता है, मेंस में आप जस का तस यूज कर सकते हो। तो इसी का वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट का विश्लेषण किया, जो इलेक्टोरल फंडिंग मिलता है पॉलिटिकल पार्टी को, उसके संबंध में विश्लेषण किया गया। उस विश्लेषण में कहा गया है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट द्वारा दिए गए कुल चंदे का 82% से अधिक हिस्सा सत्तारूढ़ दल को गया है। पॉलिटिकल चंदा का सोचिए 3/4 से अधिक हिस्सा आपको पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसको जा रहा है। तो ये भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। नहीं, उससे क्या होता है कि विपक्षी पार्टी बहुत पीछे हो जाती है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाता है। इसमें सबसे अधिक चंदा देने वाले राज्य में महाराष्ट्र उभर के सामने आया है। अब जरा हम लोग देखें इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है। तो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना 2013 के तहत बना है। यह आयकर नियम 1962 के तहत गठित है। ये गैर लाभकारी कंपनी के रूप में कंपनी एक्ट 2013 के तहत बना है। इसका उद्देश्य क्या है कि दानदाताओं से चंदा प्राप्त करना और उस चंदे को पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को वितरित करना, कि जो दानदाता किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में जाके आप फंड देंगे और वो फंड फिर वितरित कर देगा। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो वित्त पोषण है इलेक्शन का, उसमें पारदर्शिता आ सके। इसमें प्रावधान है कि 20,000 से अधिक दान की जानकारी भारत के, अगर 20,000 रुपये से अधिक का दान का जानकारी देना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको जानकारी देना पड़ता है। और बस ये नहीं बताना है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप ये राशि दे रहे हैं, ये जानकारी गोपनीय होता है। ये जो पंजीकरण है सीबीडीटी के तहत इसका पंजीकरण किया गया है और ये कुल चंदे का कम से कम 95% हिस्सा उसी वर्ष पात्र राजनीतिक पार्टी को इसको देना होता है। हो सकता है कि कुछ डिले के साथ दे, लेकिन 95% उसी वित्तीय वर्ष उसको देना है। तो जरा सोचिए 85% पैसा सत्तारूढ़ दल को जा रहा है। तो ये भी जो इम्बैलेंस है, इस पे काफ़ी जो विशेषज्ञ हैं काफ़ी चिंतित रहते हैं। मेंस में आप इसको आंसर राइटिंग में ये डेटा को यूज, इलेक्टोरल ट्रस्ट के डेटा को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। ये विद्युत अपीलीय अधिकरण ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग को पावर मार्केट कपलिंग पर नियम बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। अब ये सब नहीं पूछेगा, ये सब इंफॉर्मेशन कहीं नहीं पूछेगा। पूछेगा प्रीलिम्स में पावर मार्केट कपलिंग क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर मार्केट कपलिंग ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के सभी पावर एक्सचेंज से बिजली खरीद और बिक्री की बोलियां एक साथ जोड़ी जाती है, ताकि जो बिजली का दर है वो जो एक साथ बोली जो बहुत सारे पावर एक्सचेंज है इंडिया में, तो वहाँ आपको बोली लगाना पड़ता है कि किस रेट पे आप बिजली लोगे। तो सबसे अच्छी बात है कि वो बोली का जो दर है वो एक साथ हो, पूरे इंडिया में बिजली का दर एक साथ हो, इसलिए पावर मार्केट कपलिंग का कॉन्सेप्ट है। फिर इन सभी बोलियों के आधार पर बिजली का एक समान बाजार समाशोधन मूल्य मार्केट क्लियरिंग प्राइस तय किया जाता है। इसका उद्देश्य बिजली की कीमत तय करने में पारदर्शिता और दक्षता लाना। भारत में काफ़ी एक्सचेंज है बिजली का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। तो इन सब पे जो बोली लग रही है तो पावर मार्केट कपलिंग से डिमांड सप्लाई देख के एक जैसा रेट तय किया जाएगा।
प्रीलिम्स में यही पूछेगा कि पावर मार्केट कपलिंग क्या होता है। अब जरा केंद्रीय विद्युत विनियामक बोर्ड के बारे में देख लें। विद्युत अधिनियम 2003 की तरह के तहत गठित है। थोक बिजली बाजार में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और किफ़ायती व्यवस्था को बढ़ावा देना, बिजली आपूर्ति को निरंतरता देना और बिजली का सबसे इम्पोर्टेंट है डिमांड सप्लाई के मिसमैच को कम करना, डिमांड सप्लाई को संतुलित करना, ये इसका मेन काम है। एक गेहूं की फसल पे एक न्यूज है, छोटा सा न्यूज है। केंद्र सरकार ने जो 4 साल से गेहूं का एक्सपोर्ट पे बैन लगा रखा था, उस बैन को हटा दिया है ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिले। निर्यात पे बैन को हटा दिया है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, इन जनरल गेहूं सबसे फेमस फसल है। कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। रबी फसल है, ठीक है। पूछता है कौन सा फसल रबी है, कौन सा खरीफ है। गेहूं, सरसों ये सब रबी है। खरीफ में आपको चावल, मक्का ये सब खरीफ है। या उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, समशीतोष्ण क्षेत्र में होता है। आदर्श जलवायु क्या है कि जब गेहूं के पौधे का विकास हो रहा हो, उसमें ठंडा हो और आर्द्र मौसम हो, इसलिए उत्तर भारत में खूब सारा पानी पर सिंचाई की जाती है। लेकिन जब वो बढ़ रहा हो, जब पकने का समय हो, उसमें थोड़ी गर्मी हो और शुष्क हो, है ना, शुष्क और गर्म मौसम होना चाहिए। उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री, आदर्श वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। दुनिया का 14% उत्पादन भारत करता है। और सबसे मजेदार बात बता दूं, गेहूं उत्पादन के तहत सर्वाधिक कृषि भूमि भारत में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि जो क्षेत्रफल है गेहूं के तहत भारत में है, लेकिन उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर पंजाब का स्थान आता है। फिर अगला एक स्कीम के बारे में है, पीएम दक्ष योजना। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, पीएम दक्ष योजना। लोकसभा में आंकड़ा जारी किया गया है कि 2021 से 24 के बीच पीएम दक्ष योजना के तहत जो प्रशिक्षित विद्यार्थी थे, उनमें से आधे से भी कम को रोजगार मिला है। जबकि नियम ये बताता है कि कम से कम 70% विद्यार्थियों को रोजगार मिलना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो संस्था है जो उसको रोजगार प्रशिक्षण दे रहा है, उस पर संस्था को 30% जो पैसा है संस्थान से वसूल किया जाएगा, मतलब फाइन स्वरूप। तो 50% से भी कम रोजगार लगा है। ये अब ये सब नहीं पूछेगा कितना रोजगार, कहीं नहीं, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। पूछेगा प्रीलिम्स में पीएम दक्ष योजना क्या है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र का मतलब 100% पैसा सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। लक्षित वर्ग को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देना होता है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होता है। इसमें लक्षित समूह कौन है? एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस समुदाय है, विमुक्त जनजातियां हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है ना। और पीएम दक्ष योजना को अब जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उसके तहत विलय कर दिया गया है। ये भी एक फैक्ट है। एक साइंस टेक का प्रीलिम्स, कहीं मेंस में नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूज है, वही न्यूज को देखेंगे। तारे का जीवन चक्र। वैज्ञानिक ने पहली बार बहुत स्पष्ट रूप से अवलोकन किया है कि तारा बिना सुपरनोवा विस्फोट के ही सीधे ब्लैक होल में बदल गया। तारा जब ब्लैक होल में बदलता है, जब उसकी अंतिम स्थिति डेड होती है, तो सुपरनोवा विस्फोट होता है, तब जाके ब्लैक होल में बदलता है। लेकिन अभी ये भी रिसर्च पाया गया कि ऐसा भी तारा देखा गया है जो बिना सुपरनोवा विस्फोट के ही ब्लैक होल में तब्दील हो गया। तारे का जो जीवन चक्र को एक बार देख लें। जन्म जो होता है, बहुत सारे जो ठंडे तारों का जो निर्माण है गैस और धूल से बने विशाल ठंडे बादलों के भीतर होता है और उसमें आदि तारा बनता है। प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण बादलों का उच्च घनत्व वाले हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं और सिमटने लगते हैं, इसको आदि तारा कहते हैं। उसके आगे फिर जब मुख्य चरण तारे के केंद्र में
वो इतना ज़्यादा घनत्व बढ़ जाता है तो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगता है। ये तारे का सबसे लंबा चरण है। सूर्य भी सन जो है हमारा अपना तारा, वो भी अभी इसी जीवन चक्र मुख्य चरण से गुजर रहा है, जहाँ बड़े स्तर पे ऊर्जा विमुक्त हो रहा है। जब इसका मृत्यु होता है तो कम द्रव्यमान वाला तारा और अधिक द्रव्यमान वाले तारा दोनों का अलग अलग देखा गया है। जो कम मास वाला जो स्टार है, जैसे कि सूर्य है, उसका तुलनात्मक रूप से कम मास है। वो सूर्य जैसे तारे विशाल बन जाते हैं। जो कम मास वाला तारा है वो बहुत विशाल बन जाता है और अपनी बाहरी परतों को एक प्लैनेटरी नेबुला के रूप में त्याग देते हैं और पीछे एक ठंडा सा वाइट ड्वार्फ कोर बच जाता है, वाइट ड्वार्फ स्टार के रूप में बच जाता है। वो ब्लैक होल में तब्दील नहीं हो पाता है। लेकिन जो अधिक द्रव्यमान वाला तारा है, ये लोहे तक के तत्वों का संलयन करते हैं और केंद्र अचानक से ढह जाता है इनका और सुपरनोवा विस्फोट होता है। और सुपरनोवा विस्फोट के बाद या तो न्यूट्रॉन तारा में बदलेगा या ब्लैक होल में बदलेगा। तो सूर्य क्या है, कम मास वाला तारा है, वो ब्लैक होल में तब्दील, न्यूट्रॉन तारा में तब्दील नहीं होगा। किस में होगा? वाइट ड्वार्फ तारा में, श्वेत वावन में तब्दील होगा। लेकिन जो ज़्यादा मास वाला तारा है, जब वो सुपरनोवा विस्फोट होता है तो वो स्टार या तो ब्लैक होल में या फिर आपका न्यूट्रॉन तारा में बदलता है। तो देखिए, पहले तो ये स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है ना, और ये जो तारा है वो सूर्य जैसा तारा और रेड जाइंट में बदल जाता है और बड़े स्तर पे अपना छोड़ता है, जो विमुक्त करता है एनर्जी, और वाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाता है। लेकिन जो तारा जिसका मास बहुत ज़्यादा है वो सुपरनोवा विस्फोट होता है, या तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। तो प्रीलिम्स में ये सब फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। आप वो फैक्ट को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बड़ा मास वाला तारा ही न्यूट्रॉन तारा या फिर मरने के बाद या फिर ब्लैक होल में तब्दील होता है, और छोटा मास वाला तारा वाइट ड्वार्फ में तब्दील होता है। लास्ट टॉपिक है आज का, मानसून में विराम। एक शोध के अनुसार जो पश्चिम और उत्तर पश्चिमी बहने वाली मरुस्थलीय पवन है, उसके आधार पर मानसून ब्रेक पीरियड्स का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रीलिम्स में ये सब नहीं पूछेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स में पूछेगा कि भाई मानसून ब्रेक्स क्या है। मानसून ब्रेक कहीं मेंस में नहीं पूछेगा। ज्योग्राफी में मानसून ब्रेक के बारे में पूछ देगा। जब मानसून आता है तो आप देखेंगे 2-3 दिन तक खूब बारिश होती है, उसके बाद 1 सप्ताह 10 दिन का गैप हो जाता है, बहुत बार 4 दिन का गैप हो जाता है। ये जो गैप है इसी को मानसून ब्रेक्स बोलते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होने के बाद 1 या अधिक सप्ताह तक बारिश ना होना, इसी को मानसून विराम कहते हैं। यह वर्षा ऋतु में वर्षा रहित अंतराल ड्राई स्पेल के रूप में देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में जो मानसून गर्त है या ITCZ जिसको बोलते हैं, इसके वर्षा लाने वाले तंत्र बार बार सक्रिय ना हो और बारिश कम हो। मतलब कि जो ITCZ है, आप देखिएगा बहुत बार ऊपर चला जाता है। उत्तरी भारत जो मैदानी क्षेत्र है उससे ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आ जाता है। जहाँ ITCZ जो होगा वहाँ पे बारिश होगी। तो NCERT में पढ़ा होगा आपने ITCZ, तो ध्यान रखना है। मानसूनी गर्त का हिमालय की ओर खिसकना मैदानी क्षेत्रों में वर्षा रहित अंतराल स्थिति उत्पन्न करता है, और पश्चिम तट पे जब ये पैरेलल हो जाता है मानसून, तो अंदर में बारिश नहीं करा पाता है। मानसून पर में जब तट के पैरेलल समानांतर हो जाती हैं तो ये अंदर में बारिश नहीं करा पाती है, तो पश्चिमी तट पे तब मानसून ब्रेक्स आता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, मेंस में कहीं नहीं पूछेगा। तो ये आज के सारे टॉपिक्स थे, हमने डिस्कस किए। ये भी ध्यान रखा कि कौन टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, किस पे कहाँ फोकस करना है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ फोकस करना है।
मैं अपने अनुभव पीवाईक्यू का डीप एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताता हूँ कि किसको कहाँ आपको आंसर में यूज करना है, नोट्स मेकिंग में यूज करना है। ठीक है, तो खूब पढ़िए, खूब एंजॉय कीजिए। पढ़ाई को एंजॉय करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, जम के तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।